जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे आईपीसी से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली बार आ चुके हैं, यानी कि जो पिछले यूपीएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, जितने भी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं ये क्या सारे के सारे हैं यूपीएससी के आ चुके हुए हैं। तो बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है वो है, इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं। ठीक है, अपराध के तत्व कौन से हैं? तो पहला है इंसान द्वारा किए गए। ठीक है, अपराध के मूलभूत तत्व पूछे गए तो आप क्या करेंगे, ये चारों क्वेश्चन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोर्ट में देंगे आंसर। तो पहला दिया गया इंसान द्वारा किए गए। उसके बाद आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना भी अपराध के मूलभूत तत्व होते हैं। तो ये देखेंगे आप क्या है, अगर कोई इंसान अपराध करता है तो वो भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर कोई इंसान आपराधिक इरादा रखता है, अपराध करने का इरादा, तो वो भी आता है। और कोई अवैध जैसे वसूली करता है या अवैध कब्जा करता है, वो भी क्या है, अपराध के अंतर्गत आता है। और शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना भी अपराध के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पी क्यू आर एस। ये सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रकार पर आधारित है? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो भारतीय दंड संहिता है यानी कि आईपीसी, जो आईपीसी है वो क्या है, 1860 में भारत में लागू हुई। और ये क्या है कि लॉर्ड मैकाले का जो प्रारूपित है संहिता का संशोधित संस्करण है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने जो अपने यहाँ बनाई थी पीनल कोड, उसका ये क्या है, संशोधित संस्करण है। उसके बाद में क्या है, उसी से संबंधित आधारित क्या है। तो ठीक है, आप देखेंगे सिंगापुर और ब्रुनेई और श्रीलंका में भी सेम यही पीनल कोड अपनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपके ये जो तीनों प्रश्न हैं ये बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें पूछा गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा? यानी कि अनुमोदन कहा जाएगा, या संज्ञान कहा जाएगा, या बेईमानी, या फिर कलह कहा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसको क्या कहा जाएगा, बेईमानी। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे धारा 24 दिया गया है, तो धारा 24 जो है वो बेईमानी से संबंधित है। इसके बाद में अगर आप इस क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं, अगर आपको धारा 24 नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। क्या है, गलत तरीके से लाभ पहुंचाना। गलत तरीके से लाभ कैसे पहुंचाओगे? मान लीजिए आपकी सैलरी कहीं पर है, 10,000 आपकी सैलरी है और आप क्या कर रहे हो, कमा रहे हो 15,000। तो किस तरीके से कमा रहे हो, गलत तरीके से कमा रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेईमानी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? ठीक है, धारा 53, धारा 53 पूछा गया है। अगर आपने धारा से संबंधित हमारी वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वो वीडियो देख लीजिए। उससे क्या है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं कवर हो जाएंगे। और ये आप देखेंगे क्या है, यूपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जब आप ये देखते हैं तो आपको दिया गया है यहाँ पर, तो जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दंड। ठीक है, किस विषय के संबंध में? ठीक है, आईपीसी की धारा क्या है, दंड के विषय में संबंधित है। अब ये दंड जो है ये किस प्रकार से संबंधित है? मान लीजिए आईपीसी है, आईपीसी में दंड दिए जाते हैं, तो किस प्रकार दंड दिए जाते हैं और कितने दंड दिए जाते हैं? तो आईपीसी में जो है वो 5 प्रकार से, ठीक है, 5 प्रकार से क्या है, दंड दिए जाते हैं। 5 प्रकार से दंड दिए जाते हैं। पहला है मैं आपको बता देता हूं सारे के सारे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। तो जो पहला है वो दंड दिया जाता है आपका मृत्यु दंड। ठीक है, मृत्यु दंड जो है वो आपका पहला दिया जाता है। उसके बाद में जो दूसरा है आपका वो क्या है, आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास। उसके बाद में आपका जो तीसरा है वो आपको तीसरा दिया जाता है और वो हो जाएगा आपका कारावास। ठीक है, ये जो आजीवन कारावास है ये क्या है, हमेशा के लिए दिया जाता है। कारावास जो है वो
अगर मैं कारावास को ही डिफाइन करूं, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कारावास किस प्रकार से दिया जाता है। दो प्रकार से, एक तो होता है साधारण कारावास, दूसरा होता है आजीवन कारावास। ठीक है, जो आजीवन कारावास है ये कठोर कारावास में आता है, और जो साधारण कारावास है ये क्या है, ये साधारण कारावास के ही अंतर्गत आता है। अगर मैं आपको चौथा बताऊं तो चौथा हो जाता है संपत्ति का संपहरण। ठीक है, संपत्ति का संपहरण, यानी मान लीजिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ संपत्ति को जब्त कर लेना। क्या है, सरकार क्या करती है, संपत्ति जब्त कर लेती है। अगर मैं पांचवा आपको बताता हूँ तो पांचवा होता है आपका जुर्माना। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा छोटा मोटा अपराध करते हो या कृत्य करते हो तो क्या होता है, आपको जुर्माना लगा करके ही छोड़ दिया जाता है। तो 5 प्रकार के दंड होते हैं, और ये सारे के सारे दंड जो हैं वो किस में आते हैं, वो धारा 53 के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 वर्ष के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। यानी सजा की जो शर्तें हैं वो क्या है, अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 वर्ष, यहाँ पे क्या बोला गया, 20 वर्ष का कारावास माना जाएगा। तो ये क्या है, ये किस अनुभाग में कहा गया है, यानी किस धारा के अंतर्गत ये बात कही गई है। और ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई के 2017 वाले एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा 57। मैं आपको अभी अगर दिखाता हूं, इसमें क्या है, धारा 5 में सारे के सारे दंड दिए गए थे। आप देखेंगे ये सारे दंड दिए गए थे। तो जो आजीवन कारावास है ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्या है, धारा 57 के अंतर्गत जो आपको ये है दंड दिया जाएगा। इसमें क्या है, 20 वर्ष के बराबर कारावास माना जाता है धारा 57 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे पहला आपको ऑप्शन दिया गया है, ए एक छड़ी से जेड को, ठीक है, क्या करता है, ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। ठीक है, 50 बार मारता है। एक छड़ी को जो है उसने 50 बार जेड की पीठ पर मारा है। इसके बाद क्या है, यदि एक प्रहार, ठीक है, एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा दी जाती है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देते हैं, क्या है, जब ए जेड को मार रहा है तो बाई हस्तक्षेप करता है। ठीक है, बाई क्या करता है, जेड को बचाने के लिए आता है, और ए जानबूझकर बाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और बाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं क्या है, आईपीसी के अंतर्गत मान लीजिए कोई एक अपराध आप एक बार एक ही समय करते हो। मान लीजिए इसमें दिया गया है एक ही समय है, इसने लगातार 50 कोड़े इस पे मारे हैं, 50 छड़ी मारी है, तो क्या है, ये एक ही अपराध है कि वो उसको क्या कर रहा है, उसको पीट रहा है। ठीक है, तो क्या है, ये एक अपराध है। उसके बाद ये श्रेणी भी अपराध की एक ही है, एक ही श्रेणी है। मान लीजिए उसने क्या पीटा है, तो क्या है, अपराध भी एक ही हुआ और पीटना क्या हो गया, श्रेणी भी एक हो गई। मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं, क्या है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, पहले तो किसी, मान लीजिए जेड है, जेड को ए ने क्या किया, मैं इसी को एग्जांपल लेता हूं, ए ने क्या किया, जेड को जो है पहले तो इसकी संपत्ति जब्त कर ली उसी समय में। ठीक है, इसकी संपत्ति पे गैर कानूनी तरीके से इसकी संपत्ति जो है उस पे क्या किया, कब्जा किया। कब्जा करने के बाद क्या किया, फिर जो है जेड की हत्या कर दी। तो अब क्या होगा, अब इसको जो है एक ही समय में किया है, अपराध तो 2 हो गए, तो 2 अपराध के लिए 2 सजा दी जाएंगी। क्या है, एक ही अपराध के लिए आईपीसी में 2 सजाएं नहीं दी जाती हैं। अब इस पे क्या होगा, संपत्ति को जब्त करने के लिए भी धारा लगाई जाएगी और हत्या की भी धारा लगाई जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, केवल दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आत्मरक्षा का अधिकार है। ठीक है, आत्मरक्षा का अधिकार है। तो आप क्या देखें, अपने शरीर के प्रति अपराध के प्रतिरक्षा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि मैं अपने शरीर के लिए क्या करूंगा, अगर कोई मुझसे चोट पहुंचाने के लिए आता है तो मैं अगर अपनी रक्षा करता हूं तो वो क्या बोला जाएगा, आत्मरक्षा बोला जाएगा। इसके बाद क्या है, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा। अगर मान लीजिए मेरा भाई है या मेरे माता पिता है, उनके शरीर की मैं रक्षा करता हूं तो वो भी क्या है, आत्मरक्षा में आता है। उसके बाद चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, यानी मेरे पास मान लीजिए मेरा मोबाइल है या कुछ भी है, उसको कोई अगर छीनता है या उसको लूटता है या चोरी करता है तो उसको मैं अगर बचाता हूं तो वो भी मेरी
आत्मरक्षा में आएगा। तो ये तीनों को तीनों जो दिए गए हैं पॉइंट ये बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किस मामले में आत्मरक्षा का जो है अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, उसके बाद आपराधिक अत्याचार को रोकने में किया गया कार्य, जंगम संपत्ति की रक्षा में कार्य, और यहाँ पर चौथा दिया है उपरोक्त, या मतलब क्या तीनों सही है। तो अगर आप देखेंगे इसमें क्या दिया गया है, तो आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य जो है वो आत्मरक्षा में नहीं आता है। वो क्यों, क्योंकि लोक सेवक के कार्य विरुद्ध होते हैं। ठीक है, लोक सेवक के आदेश निर्देश किए जाने वाले कार्य जो है वो विरुद्ध होते हैं। तो अगर उनका कोई विरोध करता है तो वो क्या है, आत्मरक्षा में नहीं आएगा। मान लीजिए मैं क्या करता हूं, अगर मैं किसी की सहायता करता हूं, ठीक है, सहायता करता हूं, और उस व्यक्ति को लगता है कि ये मेरी सहायता क्या कर रहे हैं, अपने हित के लिए कर रहे हैं, तो अगर वो मेरी सहायता एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये मेरी आत्मरक्षा में नहीं आएगा। क्लियर है। अब पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। ठीक है, गुस्से में मारने का प्रयत्न करता है यानी कि प्रयास करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दिया गया है। ठीक है, यहां पर भी आत्मरक्षा का प्रश्न आया हुआ है। तो ये देखेंगे आप क्या, यूपीएससी के 2014 वाले एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 97, यानी कि जो आपकी धारा है वो 97 के अकॉर्डिंग आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र मतलब ये है कोई दो लोग मिलकर के किसी व्यक्ति के प्रति अपराध के लिए एक षड्यंत्र यानी कि योजना बनाते हैं। तो वो क्या है, योजना हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, किसी कार्य करने के लिए बोलते हैं। हालांकि जब आप किसी को क्षति पहुंचाने जाते हो तो वही योजना क्या हो जाता है, वही योजना को षड्यंत्र बोला जाता है। तो जब क्या होता है, आप मान लीजिए सिर्फ दो ही नहीं, मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, वो क्या करता है, किसी व्यक्ति के लिए उनको क्षति या हानि पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाता है, तो वो क्या हो जाता है, आपराधिक षड्यंत्र हो जाता है, और उसको किसमें परिभाषित किया गया है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, धारा 120 का, धारा 121, धारा 154 और धारा 159। तो आपका जो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 120 का जो है वो आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी में परिभाषित की गई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा, धारा 304 खा के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा हो गई। यानी कि क्या है, दहेज लेने के लिए शादी के बाद क्या है, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है और उससे उस स्त्री की मौत हो जाती है तो मिनिमम कितने साल की सजा मिलेगी, ये क्वेश्चन इसमें की पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 वर्ष जो है उसको मिनिमम सजा मिलेगी। ठीक है, मिनिमम सजा जो है वो उसको 7 वर्ष दी जाएगी। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये भी आपका यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, ठीक है, हत्या का प्रयास करना, अप्राकृतिक अपराध, और अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। तो आपके जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हत्या का प्रयास करना धारा 307 के अंतर्गत आता है। ठीक है, हत्या का प्रयास करना धारा 307 के अंतर्गत आता है। अब क्या करते हैं, अगर दिया गया है उसमें कि अगर आप क्या करते हो, हत्या का प्रयास करते हो तो उसमें क्या है, आपको जो है मिनिमम इसके लिए और भी मतलब दंड दिए जाएंगे। आपको क्या है, 307 के साथ साथ में 306 धारा जो है वो भी हो गई आपकी, फिर उसके बाद में 308 धारा है। ये क्या है, ये सारी की सारी धाराएं आपके हत्या के लिए ही परिभाषित की गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, भारतीय दंड संहिता की धारा
तो माफ कीजिए 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है? ठीक है, धाराएं जो है 359 से 374 के बीच में कौन से जो है आपके सजा जो है कृत्य हैं आपके आते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए आपको, अप्राकृतिक अपराध, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी हत्या का प्रयास और ऑप्शन नंबर डी बलात्कार सहित यौन अपराध। आप देखेंगे कि आपके 4 आपको ऑप्शन दिए, तो इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्या है ना कि यूपीएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर मान लीजिए ये सब क्यों होता है, मान लीजिए क्या है कि अभी आपका किसी के साथ कुछ चल रहा है, तो क्या अगर आप मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो फिर क्या करते हो, आप यही सब करोगे। ठीक है, या तो उसको उठा लोगे या क्या करोगे, बहला फुसला कर भगा ले जाओगे। तो जब क्या है फिर आपका वही पड़ोसी दोस्त जो आपके साथ में अभी तैयारी कर रहा है वो क्या होगा, धारा 359 से 74 के बीच में जो है ये सारी की सारी धारा आप पे लगा देगा। तो अभी क्या है, सबसे बढ़िया मौका है, ये सब जो है यूपीएससी आप क्लियर कर लो, ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ठीक है, धारा 376 तो ये है दहेज मृत्यु, बलात्कार, हत्या और कन्या भ्रूण हत्या। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलात्कार से संबंधित है। ठीक है, धारा 376 क्या है, बलात्कार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? ये भी आपका यूपीएससी 2017 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है। तो क्या देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है शरारत, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी आपराधिक विश्वास भंग, ऑप्शन नंबर सी धोखाधड़ी, ऑप्शन नंबर डी जबरन वसूली। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धोखाधड़ी। ठीक है, अगर आप किसी से धोखाधड़ी करते हो तो आपको धारा 415 से 420 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या है 415 से 420 की धाराएं दी गई हैं। तो इसमें क्या है, जो पहली धारा है ये क्या है, छल से संबंधित है, आप किसी से छल करते हो। और जो आपकी 420 नंबर धारा दी गई है यहाँ पर, ये क्या है, ये है आपकी छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी वगैरह के लिए किसी को उत्प्रेरित करना। मान लीजिए क्या है 420 धारा आपके ऊपर तब लगेगी जब क्या करते हो, आप छल करने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हो और उसके साथ शामिल होते हो, तो क्या है आपके ऊपर धारा 420 लगाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। ठीक है, यानी धारा जो आपको दी गई है 154 के अकॉर्डिंग FIR, ठीक है, FIR कब का संबंध किससे है? ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी FIR का जो है वो कब लिखी जाएगी, कौन सा अपराध हो चुका हो। ठीक है, तो असंज्ञेय अपराध से, केवल संज्ञेय अपराध से, संज्ञेय अथवा असंज्ञेय अपराध से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असंज्ञेय अपराध। ठीक है, ये आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असंज्ञेय अपराध। तो असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत माफ कीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। ये असंज्ञेय अपराध नहीं होगा, ये क्या होगा आपका संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा। तो इसमें संज्ञेय अपराध में क्या है, वह अपराध इसमें शामिल किए जाते हैं जो कि गैर जमानती होते हैं। ठीक है, गैर जमानती अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध में आपके शामिल किया जाते हैं। और कुछ कंडीशन पे क्या होता है, जमानत भी दी जाती है, तो गैर जमानती और जमानत भी होते हैं। लेकिन असंज्ञेय अपराध जो होते हैं ये क्या है, आपके संज्ञेय अपराध हैं। और असंज्ञेय अपराध जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, वो सेटलमेंट के आधार पे कर दिए जाते हैं। यानी पुलिस प्रशासन जाती है, कोई छोटा मोटा अपराध हुआ है, जैसे मान लीजिए आपस में बहस हो गई है तो उसका सेटलमेंट करा दिया जाता है, या कुछ ऐसा छोटा सा अपराध हो गया है, हल्की फुल्की लड़ाई हो गई है, ठीक है, हल्की फुल्की हाथापाई हो गई, तो वो क्या हो गए, वो आपके असंज्ञेय अपराध में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त किया गया है? ठीक है, ये क्या है आपका संज्ञेय अपराध के बारे में ही बोला गया है। ठीक है, संज्ञेय अपराधों के लिए
जाने से रोकने के लिए, ठीक है। तो क्या है, गिरफ्तारी का अधिकार, यानी पुलिस को जो है गिरफ्तारी का आधार किस धारा में दिया गया है, यानी कि पुलिस जो है वो गिरफ्तार व्यक्ति को किस धारा के अंतर्गत कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है धारा 151, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी धारा 151 के अंतर्गत पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। और यह कार्य कब होगा, यह कार्य होगा आपका मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, यानी मजिस्ट्रेट होगा उसकी आदेश पर होगा, और ये बिना वारंट के ही व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस कर सकती है, ठीक है। अगर इसमें क्या है, क्वेश्चन आपका आता है कि पुलिस किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा 151 के अंतर्गत आप पुलिस जो है बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, जबकि उसे क्या है, संज्ञेय अपराध के रोकने के लिए ये किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, हमला करने जा रहा है किसी व्यक्ति पे, यानी कि हत्या करने जा रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या करने जा रहा है, पुलिस को पता चलता है कि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने आता है, तो बिना वारंट के आधार पर भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्राविधानित किया गया है, ठीक है। विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए प्राविधानित किया गया है, ये क्या आपका यूपीएससी 2011 के एग्जाम में आ चुका है। तो जो इसमें 4 धाराएं दिए गई हैं आपको, 196, 197, 198 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आपका इसमें राइट आंसर होगा वो जो है ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर होगा। यानी धारा 198 के तहत क्या है, विवाह विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन किया गया, यानी प्रावधान जो है 198 धारा में किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, अब धारा जो 97 है, चलिए मैं आपको पहले बता दूं, धारा 197 है, तो ये क्या है, इसमें न्यायाधीश जो है वो लोक सेवकों का अभियोजन का प्रावधान करते हैं, ठीक है। धारा 197 लोक सेवक के अभियोजनों का प्रावधान करते हैं, जो कि विवाह के विरुद्ध अपराधों को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया धारा 196, ठीक है। धारा 196 में आपका क्या है, इसके अंतर्गत राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए अपराध करने वाले व्यक्ति को जो है आपराधिक षड्यंत्र का अभियोजन का प्रावधान दिया गया है। यानी धारा 196 अगर आपसे पूछा जाए धारा 196 किससे संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा राज्य के विरुद्ध अपराध से, ठीक है। ये राज्य के विरुद्ध अपराध से हो जाएगा, और 197 क्या है, ये लोक सेवकों से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका धारा 198 जो है वो है विवाह के विरुद्ध अपराधों से संबंधित। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4/6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है, ठीक है। कैदी शिनाख्त यानी कि मान लीजिए कोई कैदी है और उसी पे दूसरा चार्ज लग जाता है कि इसी ने कोई क्या है, कोई कृत्य किया हुआ है, या कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद जो है चश्मदीद गवाह जो है वो तब तक नहीं मिल पाता है और उस पर अपराध सिद्ध हो जाता है। उसके बावजूद अगर कोई क्या है कि अगर इसकी जमानत के लिए या उच्च अदालत में जो है इसका वो करने के लिए कि इसने अपराध नहीं किया है, तो उसको क्या है शिनाख्त करने के लिए जब कोई चश्मदीद गवाह वगैरह आता है तो वो क्या है, वो प्रथम मजिस्ट्रेट, ठीक है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के लिए विचारण करता है, ठीक है। इस अपराध के लिए क्या है, धारा 4 से 6 के अपराध के लिए विचारण कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा, ठीक है, ये क्या है आपसे दंगा से संबंधित पूछा गया है। यानी कि अगर कहीं दंगा वगैरह होता है तो वो क्या है, इसमें किस धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी धारा 159 के अंतर्गत जो है दंगा को परिभाषित किया गया, ठीक है। 59 के अंतर्गत दंगा को परिभाषित किया गया। अब इसमें क्या है, इसके अनुसार, ठीक है, अगर बात करते हैं धारा 159 के अनुसार क्या है, लोक स्थान पर लड़कर अगर कोई शांति से प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या है कि एक स्थान पर आपने कई बार देखा होगा कोई शांति से प्रदर्शन कर रहा है, उसमें जाकर के लोग क्या करते हैं, दंगा भड़का देते हैं,
तो वो जो है धारा 159 का उल्लंघन करते हैं, जिसके तहत उनको अपराध में शामिल किया जाता है। अब उसके बाद धारा 160 दी गई है। धारा 160 क्या है आपकी? ये धारा 160 जो है दंगा करने वाले व्यक्ति को प्रावधान किया गया है, यानी कि इसमें जो है दंड का प्रावधान किया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दंगा भड़काता है तो उसके दंड का प्रावधान क्या है, इसमें उसको भागी माना जाएगा कि आपने धारा 159 का उल्लंघन किया। उसके बाद धारा 160 में दंड का प्रावधान है कि आपको क्या दंड दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में धारा 161 जो है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये है घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करने से संबंधित है, यानी कोई घातक अपराध यानी कि घात लगा करके अपराध करने से संबंधित है। उसके बाद में धारा 148 जो आपकी दी गई है, ये क्या है? इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं, भ्रष्टाचार अधिनियम आ गया है तो जो है आपका भ्रष्टाचार अधिनियम जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये कब आया था, ठीक है। अगर इसमें आ गया है धारा 148 तो क्या है, ये भ्रष्टाचार अधिनियम से संबंधित है। और ये जो आया था आपका 1988 में भ्रष्टाचार अधिनियम आया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने ये टॉप जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं आईपीसी से संबंधित हमने क्या है टॉप 20 क्वेश्चन पढ़े, और ये जो है ये प्रीवियस एग्जाम में यूपीएसआई के प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि 2011, ठीक है, 2011 से लेकर के 2017 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इनमें ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया। अगली वीडियो में इससे आईपीसी से संबंधित जो है या मूल मिति से संबंधित और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्या है, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके जो कि अभी आने वाले एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है। अब इसके साथ में आपको क्या करता हूं, एक आवश्यक सूचना बताता हूं। वो आवश्यक सूचना क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सूचना क्या है। जो 21 अक्टूबर है, मान लीजिए 20 अक्टूबर को अभी अपना जो है डेट कैलकुलेटेड हो रहा है कि 20 अक्टूबर को एग्जाम होगा यूपीएसआई का। 20 अक्टूबर से एग्जाम जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यूपीएसआई का एग्जाम जो है 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि आपका 21 अक्टूबर को लोअर पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, लोअर पीसीएस का एग्जाम है। उसके बाद में आपका 24 अक्टूबर जो है, 24 अक्टूबर को क्या है पीसीएस जो है प्री का एग्जाम है, ठीक है, पीसीएस प्री का है। ये लोअर पीसीएस का मेंस है, ठीक है, ये क्या है लोअर पीसीएस का मेंस है 21 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को पीसीएस प्री का एग्जाम है। तो जबकि दो पेपर इतने बड़े हो रहे हैं, तो जबकि सारा का सारा प्रयोजन इसमें भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है, तो आपका लगभग जो है 20 तारीख से एग्जाम होना मुश्किल है। तो क्या है आपका 27 अक्टूबर से एग्जाम जो है आपके हो सकते हैं, और ये एग्जाम आपके 12 नवंबर तक चल सकते हैं, ठीक है, 12 नवंबर तक चल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2018 वाली जब यूपी पीआरबी की कांस्टेबल वाली वैकेंसी आई थी तो उसमें भी क्या है 19 और 20 जून को एग्जाम हुआ था, ठीक है, 19 और 20 जून को एग्जाम हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था 10 तारीख तक जो है एग्जाम कराने के लिए आयोग ने, यूपी पीआरबी के आयोग ने सभी थानों में भेज दी थी डिटेल, जहां जहां भी सेंटर बनने वाले हैं, ठीक है। ये क्या कहता था 10 जून तक भेज दिया था, लेकिन उसके बाद आप देखें एग्जाम कब हुआ था। एग्जाम जो हुआ था 19 और 20 जून को एग्जाम हुआ था। ये मैं जो है यूपी पीआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट साइट से जो है डिटेल निकालने के बाद ही बोल रहा हूँ, और कुछ समाचार पत्रों में ऐसी खबर छपी भी थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसी के अंतर्गत डिटेल बता रहा हूँ। ये कोई मतलब मनगढ़ंत कहानी वगैरह नहीं है। तो आप जो है तैयारी जो है आप 20 अक्टूबर तक ही लेके चले, मान लीजिए 20 अक्टूबर का ही आप टारगेट लेके चले, लेकिन जो है आपका लगभग 27 अक्टूबर तक एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 20 से 27 अक्टूबर के बीच में जो डेट है इसके तहत आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब मान लीजिए 24 तारीख या 24 को हो सकता है आपका 25 को ही स्टार्ट हो जाए या 26 को ही हो जाए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि जो आपका होगा ये क्या होगा सीबीटी होगा, यूपीएसआई का जो एग्जाम होगा ये सीबीटी होगा। तो इसकी तैयारी करना भी एक बहुत बड़ी यूपी पीआरबी के लिए बात है, क्योंकि आप देखेंगे वैकेंसी में लगभग 12 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो उसके लिए सीबीटी का एग्जाम करना भी बहुत बड़ी बात है।
उसका सबसे बड़ा रीजन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आप किसी भी स्कूल में तो कंडक्ट करा नहीं सकते। इसके लिए क्या है कि कंप्यूटर लैब होती हैं, उनमें ये एग्जाम कराए जाते हैं। तो इससे संबंधित भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्या करते हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या हमारे टेलीग्राम पे हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे पूछ सकते हो। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।